साइंस में, विज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर सभी कंसेप्ट्स डिटेल में समझे, लेकिन उसके तहत हमने एक कंसेप्ट समझा था फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझा था ना। हमने ये समझा था ना कि बॉल जब चल रही होती है क्रिकेट ग्राउंड में तो खुद ब खुद वो रुक जाती है थोड़ी दूरी पर जा कर के। हमने देखा कि गाड़ी पर जब हमने फोर्स लगाई, गाड़ी चली, लेकिन थोड़ी दूरी पर जा कर के वो खुद ब खुद रुक गई। अगर आपने इंजन नहीं अप्लाई किया है तो गाड़ी रुक जाएगी। बॉल का रुक जाना, गाड़ी का रुक जाना, किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना उस पर लगी फोर्स की वजह से होता है। लेकिन अगर वो फोर्स आप कंटिन्यूसली नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वह वस्तु रुक जाती है, वो चीज़ रुक जाती है। इसका मतलब कोई ऐसी अदृश्य फोर्स, बल उस पर भी लग रहा है जो इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा है हमें, और वो फ्रिक्शन की फोर्स थी। हमने तब समझा था द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक तरह से इसे आप रेजिस्टेंस भी कह के पुकार सकते हैं। आप जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, आपने उस पर फोर्स लगाई, उस फोर्स के इफ़ेक्ट यानी कि आपने कोई ना कोई पुश या पुल इफ़ेक्ट लगाया है, उससे जो एक्शन हुआ वो था उसकी मूवमेंट। ये हुई है फोर्स की वजह से। तो ये जो मूवमेंट फोर्स की वजह से हुई, अल्टीमेटली ये अपोज हो रही है, ये रुक रही है ना। तो ये रुक रही है तो ये आगे बढ़ने से रेजिस्ट हो रही है। तो कोई चीज़ इसे रेजिस्ट कर रही है, इसलिए हम इसे रेजिस्टेंस भी कह देते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये कौन सा इफ़ेक्ट हुआ? रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट। अगर फोर्स के वाया आप एक्शन करते हैं और कोई चीज़ मूवमेंट में आती है तो वो एक्शन पुल या पुश इफ़ेक्ट की वजह से होता है। इसी तरह से अगर वो बॉल या वो गाड़ी या वो बाईसाइकिल मूव करने से अपने आप ही रुक चुका है एक मूवमेंट पे जा कर के, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगा है। दैट इफ़ेक्ट इज़ अ रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट, और वो जिस फोर्स की वजह से है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, दैट इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, क्लियर हुई बात? इसके कॉन्टेक्स्ट में आज हमें चीज़ों को पढ़ना है। मैंने गाड़ी का, बॉल का, इन सब का उदाहरण दे दिया। हम इसे इस मैनर में भी समझेंगे कि ये क्यों हमारे लिए रिक्वायर्ड है, हमें इसकी ज़रूरत भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक डिग्री से ज़्यादा ये एग्जीक्यूट ना हो, तो हम इसे कम करने के भी उपाय लगाते रहते हैं। और एनर्जी का वेस्ट भी होता है इससे, इसलिए हम बहुत सारे बॉडी डिज़ाइंस, मूवमेंट कंडक्ट करने की डायरेक्शंस को तय करते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये सब कुछ फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये जो मैंने अभी अभी अपनी बाहों को यहाँ पर फंसा रखा है, ये ना होता अगर फ्रिक्शन ना होती। मेरी बाहें यहाँ फंस नहीं सकती थी अगर फ्रिक्शन ना होती, ये गिर जाती। आई बात समझ में? इसका भी एक कारण फ्रिक्शन ही है। ये जो मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा है कंटेंट, इसका भी एक रीज़न फ्रिक्शन ही है। फ्रिक्शन ना होती तो मैं नहीं लिख पाता। तो इसके बहुत सी यूटिलिटीज़ हैं, इसकी बहुत सी नेगेटिविटीज़ भी हैं। हम दोनों को पढ़ेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसकी रिक्वायरमेंट और इसके अनवांटेड कैरेक्टर को कैसे रेक्टिफाई किया जाए, हम उसको समझेंगे। देखिए, जब हम फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं तो पहला एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। बुक एंड टेबल का यहाँ पर लाइन में इस्तेमाल इसलिए हुआ है, उदाहरण ही ऐसा था। ये सपोज़ कीजिए आपके सामने एक टेबल है और आपके हाथ में एक बुक है, टेबल पे रखी है। आप उस बुक को जेंटली ढकेलें, थोड़ी दूरी पर जा कर के वो रुक जाएगी। डन। आप टेबल की दूसरी तरफ से आकर के उसे ढकेलें और फिर रुक जाएगी। इतना या इतना डिस्टेंस कवर करेगी, डिपेंड करेगा आपने कितनी ज़ोर से ढकेला। लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइड होगी और रुक जाएगी, वो स्लाइड होते नहीं रहेगी। इसका कारण ये है कि आप जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, आपने टेबल के राइट साइड से लगाया तो बुक रुक गई, आपने टेबल के लेफ़्ट साइड से भी लगाया तो बुक फोर्स की डायरेक्शन में मूव होने के बाद कुछ देर के बाद कुछ दूरी पे रुक गई। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके एंटी डायरेक्शन में ही कोई रेजिस्टेंस इफेक्ट लग रहा है, उसके एंटी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर शब्द इसलिए ये इस्तेमाल किया गया कि फ्रिक्शन अपोजेज। अब देखिए, मुझे अब वो तेज़ी से बोलने वाले उदाहरण नहीं देने पड़ते। नाउ लेक्चर इज़ वेरी काम एंड कंपोज। आप 8th क्लास में आ गए हैं, 6th क्लास 7th क्लास पास हो चुकी है। अब आप ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को सुन समझ रहे हैं। अब मुझे ऐसे ऐसे करके उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली क्लासेस में हमें और काम एंड कंपोज्ड होना है,
क्योंकि कंटेंट अब इन डेप्थ होता जाएगा। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन between the surface of the book and the table. It is the relative motion. Why it is relative? It is the motion between the book and the table. It is the motion between the book and the table. Why we are saying this? Suppose कीजिए this is the table, इसके ऊपर suppose कीजिए this is the book. अगर बुक इस पोजीशन A से बुक इस पोजीशन B तक गई है, डन, बुक इस पोजीशन A से बुक इस पोजीशन B तक गई है, तो टेबल भी इस पोजीशन बी से बुक पोजीशन ए तक आया है। टेबल भी तो बुक बी पोजीशन बी से पोजीशन ए तक आया है ना। अगर मैं बुक को आगे लेके गया हूँ उतना टेबल भी इधर हुआ है, एक तरह से देखा जाए। सही बात है ना। तो इट इज़ अ रिलेटिव मोशन। वाई इट इज़ अ रिलेटिव मोशन? बिकॉज इट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। ओके, जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, हमें दो सरफेसेस को कॉन्टेक्ट में लाना है। दैट्स वाई द मोशन ऑफ द बुक इन रिलेशन टू द टेबल, मोशन ऑफ द बुक इन रिलेशन टू द टेबल, दैट्स वाई दैट मोशन इज द रिलेटिव। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुई कहानी? तो दैट्स वाई देयर इज अ फ्रिक्शन। लाइकवाइज यू आर मूविंग अ टेबल, आप टेबल को पुश कर रहे हैं, सो द मोशन ऑफ द टेबल इन रिलेशन टू द सरफेस, द मोशन ऑफ द टेबल इन रिलेशन टू द फ्लोर, तो फ्लोर के कॉन्टेक्स्ट में वो हुआ। इतनी बात समझ में आई? तो रिलेटिव मोशन यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ। ओके, ये जो चीज़ है, अब दो एस्पेक्ट्स हैं, इसे मैं ऐसे ही रखूँ, सिर्फ इसे मूव करूँ, या मैंने रखा, विजिबल हो रहा है ना कि शायद ये भी मूव कर रहा है। आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, दूसरी ट्रेन चल रही है तो आपको फील होता है आपकी ट्रेन भी चल रही है, ऐसे किया मैंने। बट इसमें सत्य एस्पेक्ट तो ये है कि ये सरफेस और ये सरफेस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये मोशन है, तो इसका मोशन इस सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में। समझ में आ रही बात? दैट्स वाई द वर्ड रिलेटिव इज़ देयर। अगर ये नहीं है दिस motion, still it is relative in context of the surface of air, still it is relative but in context of the surface of air। और अगर मैं अभी ब्रह्मांड से सारी एयर भी गायब कर दूं, जो कि पॉसिबल नहीं, फिर ये किसके रिलेशन में मोशन है? नहीं है। तो इसलिए रिलेटिव मोशन वर्ड इसलिए यहाँ पर यूज़ हुआ कि दो सरफेसेस का कांटेक्ट में आना एक प्री कंडीशन है फ्रिक्शन के जन्म लेने के लिए। आपको ये भूलना नहीं चाहिए। तो अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो कोई बात है ना, अच्छी बात है, वेरी नाइस। एक मूव कर रहा है तो दूसरे के सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में ही वो मूव हो रहा है, इसलिए इट इज़ रिलेटिव मोशन वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ। इसे आपको कंफ्यूज कभी भी नहीं करना है, ठीक है? फंसना नहीं है। दो सरफेसेस कांटेक्ट में आने ज़रूरी है। क्लियर? अब वो गाड़ी चली तो गाड़ी के टायर और सड़क, दो सरफेसेस, द सरफेस ऑफ द टायर एंड द सरफेस ऑफ द रोड। आपने बुक स्लाइड की तो सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। आपने बॉल रोल की, सरफेस ऑफ द बॉल एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। दो सरफेसेस संपर्क में आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? आप अपनी बॉडी पर हाथ घुमा रहे हैं, आप थक रहे हो ना भाई आप थक क्यों रहे हो? यू आर अपोजिंग समथिंग और डूइंग दिस यू आर अपोजिंग। इसलिए जब बीमार होते हैं तो इतनी भी एनर्जी नहीं रहती कि इतनी भी फोर्स डेवलप कर पाए कि अपने ही शरीर पे तेल लगा लें या कुछ कर लें, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो उतनी फोर्स नहीं है। फोर्स चाहिए, वी नीड फोर्स, बिकॉज व्हेन वी नीड टू स्लाइड आवर हैंड ऑन दिस आर्म, हमें कुछ फोर्स को अपोज करना है। दैट फोर्स इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये मेरे हाथ का सरफेस मेरी आर्म के सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, दैट्स वाई देयर विल बी हीट ऑल्सो। हीट क्रिएट होती है ना, हीट के जन्म का कारण भी फ्रिक्शन है। ओके, वो हम समझेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये दो सरफेसेस के कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, इट इज़ अ प्री कंडीशन, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, मैंने मोशन करवाया ना भाई, वर्ड मोशन भी तो नहीं बोल सकते ना,
रिलेटिव वर्ड क्लियर हुआ? अब मोशन वर्ड क्लियर हुआ ना? हाँ, नेचुरली कोई चीज़ रुकी हुई है, उसे चलाने में ज़ोर ज़्यादा लगेगा, पर शब्द चलाना इम्पॉर्टेंट है। चलाना जैसे ही बिगिन करेगी मूव करना, दिस फोर्स विल एक्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, so motion word is very very important. So the friction opposes a relative motion between the surface of the book and the table. लाइन क्लियर हो गई भैया? किसी को इस बात पे कोई डाउट है? इस 8वीं क्लास के लिए इतना बहुत है। वैसे आगे तक के बीटेक के कंसेप्ट के लिए भी ये बहुत है। कंसेप्ट तो वही रहता है, आप उसे डीप ले जाएं, जितना ले जाना है वो अलग बात। डीप साइंस में यही होता है कि लार्जर सिनेरियोज में एप्लीकेबिलिटी। साइंस में जब हम डेप्थ की बात करते हैं, इट इज़ लाइक इन अ लार्जर सिनेरियोज आप उसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबिलिटी का लेवल बढ़ जाता है। दैट इज़ द कंसेप्ट। आगे, अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। आपने टेबल के राइट से बुक स्लाइड की तो बुक की मूवमेंट रुकी, क्योंकि मैंने टेबल का राइट बोला ना अभी, क्योंकि टेबल के लेफ़्ट साइड से फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही थी, क्योंकि बुक की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और आपका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया गया है, लेकिन बुक उस डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाई एक पॉइंट के आगे। इसका मतलब इस फोर्स जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है, इसके एंटी एक फोर्स लग रही थी, तो बुक उधर से आ रही है मेरी तरफ, इधर से मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, इसलिए बुक रुकी, वरना बुक रुकती नहीं। क्योंकि अगर हम जिस डायरेक्शन से बुक पर फोर्स लगी है और बुक मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन से अगर एक और फोर्स लगती तो वो फोर्स ऐड ऑन होती। हमने फोर्स का एडिंग इफेक्ट देखा था ना, तो फोर्स ऐड ऑन होगी, एक से दूसरे की इसमें, इसकी उसमें फोर्स ऐड होती है, तो फिर बुक को तो और ज़्यादा मूव करना चाहिए था, है ना। जैसे कि आपने एक अखबार है, यहाँ से वहाँ स्लाइड किया और इसी तरफ टेबल फैन ला के रख दिया, तो अखबार तो और ज़्यादा स्लाइड हो जाएगा। तो दो फोर्सेस आपस में ऐड ऑन हो गई ना। लेकिन हुआ ये है कि आपने बुक मूव की, स्लाइड की और बुक रुकी है, तो इसका मतलब आपकी लगाई फोर्स को कोई वहाँ से कैंसिल करने आ रहा है, रोकने आ रहा है, रेजिस्ट करने आ रहा है, तो इट इज़ एंटी, इट इज़ ऑपोजिट, दैट इज़ द कंसेप्ट। तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगती है, या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगती है। तो आपने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, आपने बुक को इस पोजीशन से मूव किया इस तरफ, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन से लगेगी। आई बात समझ में? इट इज़ क्लियर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, दैट्स वाई यू आर एबल टू वॉक, दैट्स वाई यू आर एबल टू वॉक। आप चल पाते हैं इसी कारण से। इतनी बात समझ में आई? तो गाड़ी के पहिए जैसे चल रहे हैं, इस तरह से रोल हो रहा है, तो इधर से लगेगी फ्रिक्शन फिर। ओके, गाड़ी इधर से जा रही है तो फ्रिक्शन इधर से लगेगी, बॉल इधर से जा रही है तो फ्रिक्शन इधर से लगेगी, बुक इधर से स्लाइड हुई तो फ्रिक्शन इधर से लगेगी। जिस तरफ से आप जा रहे हैं उसकी उल्टी दिशा से फ्रिक्शन लगेगी, क्योंकि आप जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, और फोर्स इज़ द रीज़न ऑफ योर मूवमेंट। आपके मोशन का रीज़न फोर्स है, और फोर्स की डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं फिर, क्योंकि हमारा जो एक्शन दिखता है वो नेट फोर्स की वजह से है, और हम अगर ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं तो फिर नेट फोर्स की यही डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट वाली। तो इसके ऑपोजिशन में फिर बदले में फ्रिक्शन लगी किधर? वेस्ट टू ईस्ट, फ्रिक्शन लगी वेस्ट टू ईस्ट। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट किसी तरह का? सो दैट इज़ द कंसेप्ट। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स, यही शुरुआती कहानी थी। नेक्स्ट, is the friction the same for all the surfaces? Is the friction the same for all the surfaces? Static, sliding, friction, ठीक है। ये एक कंसेप्ट यहाँ पे समझाएंगे, यहाँ पे अलग। No, friction is not same for all the surfaces, it is different. Why? Look, जब आपने यहाँ से बुक को आगे की ओर ढकेला, तो बुक के ऊपर अगर आपने वो वाला कवर चढ़ाया हुआ है जिस पर प्लास्टिक की लेमिनेशन रहती है, और अगर आपके टेबल के ऊपर
लेमिनेट यानी कि माइका चढ़ा हुआ है अच्छे से, तो व्हेन यू विल स्लाइड, देन यू विल स्लाइड, तो बुक ज़्यादा दूर जा कर के रुकेगी। आई बात समझ में? क्लियर? लेकिन सपोज़ कीजिए कि वो जो बुक है, वो जो टेबल है, उस टेबल के ऊपर काफ़ी दिनों से डस्ट पड़ी हुई है, सैंड वगैरह पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ जो आपकी बुक है उसके ऊपर वो प्लास्टिक लेमिनेटेड कवर की बजाय सिंपल कोर्स ग्रेन ओरिएंटेड पेपर जो चढ़ता था, खाकी लिफाफा पहले, खाकी रंग का, वो चढ़ाया आपने। अब आप स्लाइड करिए, वो कम दूरी पे जाके रुक जाएगी। आई बात समझ में? ठीक इसी तरह से आप एक सेल के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आप एक सेम बैटरी सेल लें और सेल को टेबल पे मूव करें। आप यहाँ से मूव करेंगे, हो सकता है बहुत दूरी पे जा कर के रुके या नीचे भी गिर जाए दूसरी तरफ से, लेकिन अब सेकेंड टाइम सेम सेल को लीजिए और आप योगा मैट या फिर टॉवल उस टेबल पे बिछाइए और अब मूव करें, तो वो सेल जैसे ही योगा मैट के फ्लोर पे आएगा वो रुक जाएगा, आगे ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? और दूसरा, आप टेबल के ऊपर से मैट हटा दीजिए, टॉवल हटा दीजिए, आप 1-2 सेंटीमीटर का बेड ऑफ सैंड बना दीजिए। अब इसे मूव करिए ज़रा, सेल को नहीं मूव कर पाएगा, करेगा तो हल्का सा रुक जाएगा। बात इतनी है कि सरफेस फ्लैट होना चाहिए सारे मामलों में, वहाँ पर तौलिया फ्लैट हो, यहाँ पर सैंड का बेड भी फ्लैट हो, मूवमेंट नहीं हो पाएगी, बहुत कम होगी। इसी के अलावा अगर आपके पास सेल है तो सेल का भी सरफेस यहाँ पर बहुत मैटर कर रहा है। हमने अब तक सिर्फ़ और सिर्फ फ्लोर के सरफेस की बात की, जैसे टेबल के ऊपर टावल के जगह पर सैंड बेड। इसके अलावा जो सेल है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, टेबल तो वहाँ मूव नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट कर रहा था, इसके ऊपर भी आप सपोज़ कीजिए कि आपने किसी तरह से सैंड पेपर रोल कर दिया और अब आप इसे मूव करिए, इसकी मूवमेंट बहुत हद तक रुक जाएगी, बहुत हद तक रुक जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सर्फेसेस की डिफरेंट डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी है। यानी कि सेल जब पूरी तरह से स्मूथ था तो वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर सैंड पेपर लपेट दिया वो अब कम दूरी तय करता है। इसी तरह से टेबल के ऊपर, टेबल टॉप जब तक माइका का था वह ज़्यादा स्मूथनेस दे रहा था, सेल ज़्यादा मूव करता था। जब टेबल टॉप के ऊपर हमने टॉवल या फिर मैट रखा तो वो कम मूवमेंट कर रहा था सेल, और जब हमने सैंड बेड बनाया तो उसकी मूवमेंट और भी ज़्यादा कम हो गई। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फेसेस के लिए सेल ने डिस्टेंस डिफरेंट कवर किया। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तब कवर किया जब सेल और टेबल टॉप दोनों का सरफेस बहुत स्मूथ था, और सबसे कम डिस्टेंस कवर किया जब टेबल टॉप पर सैंड थी और सेल के ऊपर सैंड पेपर चढ़ा हुआ था, तब सबसे मिनिमल डिस्टेंस कवर हुआ। यानी कि जब दोनों सर्फेसेस बहुत ही रफ़ हुए, बहुत ही रगड़ हुए, तब डिस्टेंस सबसे कम तय हुआ। तो यहाँ से क्लियरिटी ये होती है कि जितना ज़्यादा स्मूथ होगा सरफेस उतना ज़्यादा जो सेल है वो मूव करेगा, और जितना ज़्यादा रफ़ होगा सरफेस और रगड़ होगा सरफेस उतना कम सेल मूव करेगा। यानी कि अगर मैं गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स लूँ, मैं गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स ही लूँ, तो सेल का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए मुझे सरफेस की स्मूथनेस को इन्हांस करना पड़ेगा, और सेल का डिस्टेंस कम करने के लिए मुझे सरफेस की रफनेस को, रगड़नेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ हम ये वेरिएशन ला सकते हैं। तो इट मीन्स ओनली फोर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो अप्लाई किया आपने फोर्स, ओनली दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि सरफेस क्या है। आस्पेक्ट यह है कि सरफेस क्या है। हाँ, सरफेस का मतलब यहाँ पर सरफेस की इरेगुलरिटीज़। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इरेगुलरिटीज़। आपको दिखती नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि माइका जो है, इसके टॉप पर जो इसका जो माइका का टॉप है, मैंने हाथ लगाया, इट इज़ वेरी वेरी रेगुलर, नो इरेगुलरिटीज़ आर देयर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इरेगुलरिटीज़ आर देयर। उसके ऊपर गुलाल या कोई रंग गिरा करके देखिए, उसे हाथ से फेरिएगा, वो इरेगुलरली स्प्रेड होगा, उसके ग्रेन्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इरेगुलरिटीज़ आर, और इसी कंपैरेटिवली वही गुलाल शीशे के ऊपर, ग्लास के एक पीस के ऊपर गिरा करके उसे स्प्रेड करिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आएगा आपको। तो इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर। नेकेड आइज़ के साथ वो इरेगुलरिटीज़ हमें नहीं दिखती, वो अलग बात है, बट इट इज़ देयर। सम इरेगुलरिटीज़ आर वेरी मच परसेप्टेबल, वो नज़र आती हैं। जैसे गाड़ी के पहिए के ऊपर हम जानबूझ करके इरेगुलरिटी क्रिएट करते हैं ना, मोटी मोटी ट्रेड बनाई जाती है ना, द टायर्स ऑफ व्हीकल ऑटोमोबाइल, दे आर ट्रेडेड,
यानी कि उसकी गोटियाँ बनाई जाती हैं ना, तो वो हम देखते हैं कि गुड्डी कितनी, पंजाबी में कहते हैं गुड्डी, किसकी गुड्डी कितनी है। जिसकी बहुत गहरी है वो कहते हैं बहुत डूंगी गुड्डी है, तो वो क्या है, वो ऑल टेरेन है, 80 टायर। और जिसकी थोड़ी सी कम है वो हाईवे HT, तो 80 HT रहते हैं ना टायर, इस तरह से टायर रहते हैं 80 HT। 80 टायर हाईवे पे चलते हैं तो थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा करते हैं, एवरेज कम देते हैं। HT टायर अमूमन हमारी गाड़ियों में आते हैं कंपनी द्वारा, तो वो आपको क्या है कि हाईवे पे स्मूथ राइड देते हैं। जब हमें ऑफ रोडिंग वगैरह करनी होती है हम 80 टायर वगैरह लगाते हैं, तो उनको गुड्डी बहुत रहती है, गोटियाँ बहुत उभरा उभरा रहता है, मतलब कि दे आर हाईली ट्रेडेड, हाईली ट्रेडेड। और हाईवे टेरेन दे आर नॉट टू मच, दे आर नॉट मच ट्रेडेड। ओके, सो दैट इज़ द कंसेप्ट। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि सम इरेगुलरिटीज़ आर वेरी मच परसेप्टेबल, बट सम इरेगुलरिटीज़ आर नॉट परसेप्टेबल। वो हैं लेकिन वहाँ पर, तो जितना ज़्यादा इरेगुलरिटी रहेगी उतना ज़्यादा सरफेस को हम रफ़ कंसिडर करते हैं, उतना ज़्यादा हम उसे रगड़ कंसिडर करते हैं। तो उतना ज़्यादा फिर हमको अगर डिस्टेंस कवर कराना है ज़्यादा, तो फिर फोर्स ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इरेगुलरिटी है, जितना ज़्यादा रगड़नेस और रफनेस है, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और अगर आप ये चाहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट पर रेजिस्टेंस कम लगे, और हम अप्लाइड फोर्स जो है वो कम उतनी रख कर ज़्यादा डिस्टेंस चाहते हैं, कोई बात नहीं, सरफेस को स्मूथ कर दीजिए, तो सरफेस स्मूथ हो जाए, सरफेस ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, इरेगुलरिटीज़ कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इरेगुलरिटीज़ कम हो जाएंगी तो फ्रिक्शन की फोर्स भी कम हो जाएगी। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सभी सरफेसेस के लिए सेम फ्रिक्शन रहती है, फ्रिक्शन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस, और डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है या रफ़ है। और रफ़ है तो मतलब इरेगुलर सरफेस है, स्मूथ है तो मतलब रेगुलर है, इरेगुलरिटीज़ कम है। इतनी बात समझ में आ गई? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको हम आगे अभी समझेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो इसी से फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाता है। जैसे कि आप अपने घरों को देखें, तो जब आप अपने घर का एलिवेशन देखते हैं, जब गाड़ी ऊपर चढ़ानी है, तो ऑलवेज़ हम वहाँ पर वो टाइल्स लगाते हैं, जिन टाइल्स में पहले तो वो मटेरियल टेराकोटा मटेरियल की टाइल्स रहती हैं, तो क्योंकि उनमें एक रफनेस ऑलवेज़ रहती है, और उसमें भी पैटर्न बने रहते हैं गोल गोल या ट्रायंगुलर ऐसे करके ज्योमेट्रिकल, ताकि गाड़ी के टायर जो हैं वो उस स्लोप के साथ पकड़ करके चढ़ जाए, गाड़ी चढ़ जाए। क्योंकि चढ़ने के लिए गाड़ी को ताकत ज़्यादा चाहिए, ऊंचाई पर जाने के लिए ताकत ज़्यादा चाहिए, और वो कम स्पीड पर भी ज़्यादा ताकत लगे, इसके लिए हम फ्रिक्शन ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए गाड़ी चढ़ेगी। अब जैसे ही आप आगे जाते हैं तो फिर आगे मार्बल का फ्लोर है, वो तो फ्लैट है सरफेस, वो कोई इशू नहीं, वो स्लोप जो है वो वहाँ पर फ्लैट स्मूथ सरफेस चलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको टाइल्स पे स्लोप पे इरेगुलरिटीज़ परसेप्टेबल दिखी, वहाँ पर इरेगुलरिटीज़। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आज की ट्रेंड चल रहा है शौकीनी में, डिज़ाइनिंग में, वहाँ पर भी मार्बल लगा दे रहे हैं, फिर वो थोड़े समय बाद कामयाब नहीं रहा, फिर उनको क्या करना पड़ता है, उस मार्बल में भी इरेगुलरिटीज़ बनानी पड़ती हैं, तो फिर उसमें इनग्रेव करके या तो कुछ करते हैं, या उसमें रेज्ड मार्बल पैटर्न देते हैं टाइल्स टाइप, ताकि गाड़ी के पहिए चढ़ सकें। आई बात समझ में? तो वो इरेगुलरिटी आपको इंड्यूस करनी पड़ रही है, तो ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इस्तेमाल हुआ, हमने पहिए को चढ़ाया। लेकिन जो घर की स्लोप है उसका सरफेस अलग, और घर के अंदर जो मार्बल फ्लोर है उसका सरफेस अलग। इसमें भी कोशिश ये होती है कि जो आंगन है उसमें घर के बिल्कुल अंदर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रफ़ सरफेस रखा जाए, और सबसे अंदर घर के अंदर स्मूथ सरफेस रखते हैं। लेकिन वॉशरूम में अक्सर पानी है, तो इसलिए वॉशरूम में कोशिश की जाती है कि सरफेस रफ़ रखा जाए। अक्सर लोगों की टांगें, बाहें, नाक, मुंह, दांत टूटते हैं जब उतना ही ग्रेनाइट पॉलिश करके बाथरूम में भी फ्लोर पे मार्बल लगाया हो, तब तो ठेकेदार के साथ ठेका हुआ होता है, तो वो कहता है सारे तरफ वही ग्रेनाइट बट्टी चला दूंगा, तो लालच में बाथरूम में भी चलवाते हैं उससे लड़ के कि चला, तूने वादा किया था। वो समझाता है बाबूजी गिर जाओगे, चोट लगी, मैं तो चला दूंगा। पूरा मार्बल कटवा देते हैं ऊपर से, ऊपर की लेयर पे चमक निकल आती है, फिर ग्रेनाइट बट्टी चला करके फिर जिस दिन फिसलते हैं उस दिन फिर धमाका हुआ होता है। वो कुछ नहीं हुआ, वो एक्चुअली में जो सरफेस मार्बल का सरफेस था उसके ऊपर पानी आया, और आपके पैर और मार्बल फ्लोर दोनों सरफेसेस के बीच में एक लेयर आ गई, और वो लेयर कौन सी थी? पानी की। उसने फिर पकड़ बनने नहीं दी। तो पकड़ किसकी नहीं बनने दी वो हम समझेंगे अभी। इसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनी नहीं, इसकी वजह से आप स्किड कर गए, आप गिर गए।
चोट लग गई, जैसे केले के छिलके से आप गिर जाते हो। अक्सर पुरानी फिल्मों में ये टोटका इस्तेमाल होता था, पर मुझे लगता है रियली उतना काम करता नहीं। तो जैसे कोई चले आ रहा है तो केले का छिलका फेंक दिया और उसका पैर उस पर पड़ा तो वो स्किड कर गया। वो क्यों कर गया? क्योंकि अमूमन तो उसका पैर पड़ना चाहिए ज़मीन पर, और ज़मीन पर पड़ेगा तो ज़मीन, देखो मेरा पैर हिल नहीं रहा है ना, ज़मीन पर पड़ा है तो मेरे पैरों का सरफेस और अर्थ के सरफेस, इन दोनों के बीच में एक पकड़ बनी है। लेकिन जैसे ही बीच में बनाना का वो छिलका आ जाता है तो उसका जो वैक्सी करेक्टर है, जो उसका एक ल्यूब्रिकेटिंग इफ़ेक्ट है, उस पर जब मेरा पैर पड़ जाएगा तो फिर वो पकड़ बनेगी नहीं, मैं स्किड कर जाऊँ करके गिर जाएंगे। दैट इज़ द कंसेप्ट। ओके, क्लियर हुई बात? तो ये सब छिलके उलके आ जाते हैं पैरों के नीचे। कई बार अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, वो तो इसलिए कहते हैं नीचे देख के चलो, नज़र जमा के चलो, है कि नहीं? तो टाइल्स का उपयोग होता है, मार्बल का उपयोग होता है घरों में, शो पर्पसेस से भी होता है, लाइट बनी रहे इसलिए भी, और हम चलते फिरते ज़्यादा थके भी ना। मूवमेंट के लिए जितना का फोर्स लगानी है उतनी का लगाएं, इसलिए हम कंफर्टेबली घर में चलते फिरते रहते हैं, उतनी थकावट नहीं होती। लेकिन कच्चे आंगन में चल के देखना, इतना आप थक जाते हैं। इसलिए पुराने शरीर मजबूत ज़्यादा होते थे, क्योंकि घरों के फ्लोर कच्चे रहते थे, उस पर चलने के लिए उतनी शक्ति भी लगती थी, उतनी फोर्स लगती थी, और उतनी एनर्जी फिर चाहिए। इतनी फोर्स के लिए पावर चाहिए, पावर एनर्जी से आएगी, फिर उतना खाओगे भी आप तो खाया हुआ पच जाता था, वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता था, वेस्ट में कन्वर्ट नहीं होता था, इसलिए आप स्ट्रांग रहते थे और रहते भी लीन थे, फिट रहते थे। लेकिन फिर समय बदला और घरों के फ्लोर्स बिल्कुल पक्के हो गए, तो मूवमेंट के लिए उस लेवल की फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उतनी पावर की नीड नहीं है, तो उतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए। तो फिर जो खा रहे हैं वो मेजॉरली फैट में भी कन्वर्ट हो रहा है, वो यूज़ नहीं हो पा रहा उस मैनर में, और इसलिए फिर हम वेट गेन कर रहे हैं, ओबेसिटी भी आ रही है। तो एक कारण ये भी है। ओके, और इससे भी बाद में घरों के फ्लोर सीमेंट के बना दिए जाते थे, सीमेंट के। वो सीमेंट पे पकड़ बहुत ज़बरदस्त बनती है। उसमें भी दो तरह के रहते हैं, एक चमकीले और एक खुरदुरे, एक थोड़े रफ़, एक थोड़े से चमकीले से। चमकीले वालों पे फिर रिस्क रहता है, खुरदुरे वाले जो हैं यानी कि रफ़ वाले अच्छे रहते हैं। ओके, खुरदुरा शब्द क्लियर पता है ना तुमको? खुरदुरा, खुरदुरा, चमकीला, खुरदुरा और सपाट, ये दो होते हैं। ओके, क्लियर? स्मूथ एंड रफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फैक्टर्स कौन कौन से जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। मैंने आपको अभी बताया, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। होता क्या है, इसको ऐसे समझना है। एक कंघी ले लेना, बालों वाली, कॉम्ब होता है वैसे, कूम कहते हैं, वो जैसे मर्जी है ले लो, कंघी ले लेना। एक कंघी इस तरह से हाथ में पकड़ना, एक कंघी उसके ऊपर से ले लेना, इसको उसके ऊपर चलाना, चल नहीं पाएगी। इसके दंदे यानी कि इसके जो ब्रेसेस या ब्रेसेस जो कहें, वो उसमें फंसेंगे। ओके, ये कंघी है, ये कंघी है, ये अब मैं, मेरा ही हाथ में जेन्युइनली कर रहा हूँ, मूव नहीं हो पा रहा। आप करके देख लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसे या तो ऊपर उठाऊँ तब मूव करेगा, या इसे नीचे करूँ तो, बट देयर इज़ नो मूवमेंट। बट हाँ, अब देखो मैं पूरी ताकत, अब मूव हो गया क्योंकि मेरी उंगलियां बेंड हो गई अब, तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा। लेकिन अब सेकेंड एस्पेक्ट इज, है ना? तो होता ये है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि ये सरफेस है आपका और ये उसकी इरेगुलरिटीज़ हैं, और ये ऊपर से इसका सरफेस है और ये इसकी इरेगुलरिटीज़ हैं। दोनों की इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे में पकड़ कर लेती हैं, दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ क्या कर लेती हैं, पकड़ कर लेती हैं। और इसको मूव करना था, इसको मूव करना था, और ये सरफेस है और ये सरफेस है, इरेगुलरिटीज़ पकड़ कर गई तो ये आगे नहीं जा पाएगा ना। आगे ले जाने के लिए इसको फिर से फोर्स देनी पड़ेगी, तो फिर ये इसके दंदे से निकलेंगे, आगे वाले में फंसेंगे, आगे वाले में फंसेंगे। सो ऑल द टाइम इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आती हैं और ये एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं, और इनमें जॉइंट बन जाता है इरेगुलरिटीज़ कॉन्टेक्ट में आने से। इसकी वजह से ये जो पकड़ इनमें बनती है, ये पकड़ एक तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो फिर